हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये अजय भैया हैं, आए हुए हैं शिवपुरी से। और आप जो है राज्य स्तरीय अधिमान पत्रकार हैं और जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ एमपी में स्टेट जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। अपने अपने जीवन में अनुभव लिए हैं, कई सारे प्लेटफॉर्म पे इन्होंने काम किया है। तो आज जो हम युवा पीढ़ी है, कई सारी जगहों पे हम ये सोचते हैं कि कहाँ पर हम ऐसे व्यक्तियों से मिले जिनसे हमको ये मिलके पता पड़े कि हमको अपनी लाइफ में आगे कैसे करना है, क्या करना है। पत्रकारिता का शौक मुझे बचपन से ही था। ये कह लें कि पत्रकारिता के विषय में तो इतना नहीं सोचा था। पहले लिखने का शौक था। तो जो न्यूज़पेपर आते थे उनमें एक आपके पत्र करके एक कॉलम निकलता था। दैनिक भास्कर पेपर में एक कॉलम आता था, आपके पत्र। अभी मुझे नहीं मालूम कि वो आता है, वो स्तंभ है या नहीं। तो उसमें आपके पत्र में मैं अपने विचार लिखता था और उसमें भेजता था, उसमें छपते थे वो। तब से मुझे लिखने का शौक हुआ। फिर जैसे होली के टाइम या दिवाली के टाइम कोई होली विशेषांक निकलता था, उसमें अनुभव अपने अपने जो शेयर करते थे उसमें मैं अपने लिख के भेजता था, वो छपते थे। लेकिन मेरा शौक वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे वो जो एक लिखने का जो जज्बा था वो बढ़ता गया। और फिर आगे जाके मुझे लगा कि जो सामाजिक समस्याएं हैं या प्रशासनिक कमियां हैं, राजनीतिक जो कमियां हैं, उनके विषय में लिखा जाए। शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि ये प्लेटफॉर्म में पकड़ूं जिससे मैं सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध अपनी आवाज़ को आम लोगों तक पहुंचा सकूं। इस जज्बे ने मुझे पत्रकारिता की तरफ आकर्षित किया और मैंने पत्रकारिता शुरू की। जो आपका डेजिग्नेशन है राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकारिता का, तो अभी मैं बताना चाहती हूँ हमारे देखने वाले जो भी व्यूवर्स हैं कि आपने इस डेजिग्नेशन पे आने के लिए किस तरह का स्ट्रगल किया और वो ऐसे आपने कौन सी चीज़ें आपने पकड़ के रखी जो आपको यहाँ तक लेकर आई। या आज अगर आप एडवाइस देना चाहते हैं हमारे देखने वालों को कि उनको मतलब किस तरह से क्या करना चाहिए, किस तरह की पढ़ाई करनी चाहिए, या कैसे उनको बुक्स वगैरह या चीज़ें उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए अगर वो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं पत्रकारिता वाले क्षेत्र में, तो आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं उनको। सबसे पहले इस फील्ड में आने के लिए जी। यदि कोई बड़े स्तर पर काम करना चाहता है, सीरियस है काम करने के मामले में, तो फिर उसको इसकी डिग्री लेनी चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, वो बहुत अच्छा संस्थान है। BJMC की या LJMC की डिग्री लेने के लिए जीवाजी यूनिवर्सिटी जो भोपाल ग्वालियर की है, उसमें भी ये कोर्स कराया जा रहा है। आप यदि आप ग्वालियर जाके रहकर उस कोर्स को करने में सक्षम नहीं है तो आप डिस्टेंस कोर्स से आप कर सकते हैं उस कोर्स को। यदि आपको किसी चैनल में जाना है या किसी बड़े संस्थान में जाना है, तो यदि आप जिला स्तर पे हैं और मान लीजिए आपके पास डिग्री नहीं है तो उसकी आवश्यकता नहीं है। छोटे छोटे पेपर जो चलते हैं उसमें उन डिग्री की मान्यता नहीं, वो नहीं उनको मतलब इतना ध्यान देते हैं, वो दे देते हैं। आमतौर पर जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो होती हैं डिग्री, उससे काम चल जाता है और वो एक खोजपरक पत्रकारिता जिसको हम बोलते हैं वो करके और इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर मैं बात करूं कि इस फील्ड में आने के बाद में एक व्यक्ति है जो कि अपने रुचि के अनुसार इस फील्ड में आ गया है, मगर कहते हैं कि एक जब वो व्यक्ति काम कर रहा है तो उस काम से उसको अपनी मेहनत का भी कुछ ना कुछ उसको वापस एक रिटर्न चाहिए होता है। तो एक इसमें फाइनेंशियल अगर अपन उसकी बात करें, इनकम की अगर बात करें, सैलरी की अगर बात करें, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब एक किस तरह का इसमें स्कोप है इसके लिए। नहीं, ये है लेकिन उसका परसेंटेज बहुत कम है क्योंकि बड़े संस्थान हैं, वो जैसे कोई चैनल है स्टेट लेवल का है या नेशनल लेवल का है, तो फिर क्या आप दिल्ली या नोएडा या भोपाल में रह के आप काम कर सकते हैं क्या, ये आपकी कंडीशंस पर डिपेंड करेगा। यदि आप कर सकते हैं और आपके पास अच्छी डिग्री है तो फिर आप बड़े आराम से उसमें कर सकते हैं। उसमें अच्छा पैसा मिलता है, एक पर्याप्त जो जिसको हम कहते हैं कि एक जीवन यापन के लिए जो जरूरी होता है उतना मिल जाता है कि आप कोई और काम ना सोचें। लेकिन जो जिला स्तर पे जो लोग हैं जो छोटे छोटे पेपर में काम करते हैं, मेरा उनको एडवाइस ये है कि यदि वो पत्रकारिता ही करना चाहते हैं और ये जुनून है उनके अंदर, वो जज्बा है कि हमें पत्रकारिता ही करनी है और ये सारी समस्याओं को सामने लाके इनको ठीक करना है, तो फिर वो इस पर ध्यान न दें कि पैसा कितना मिल रहा है, आप अन्य काम साथ में शुरू करें। जैसे मैंने सुना है कि आपने योगाचार्य की डिग्री भी आपने ले रखी है और आपने महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2004 में। तो ये पत्रकारिता की अभी हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और सडनली मैंने यहाँ देखा कि आप जो है खैर मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि ही इज सो मल्टी टैलेंटेड, आपने बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को आजमाया है। तो ये एक इनका दूसरा हुनर है कि आप जो है योगाचार्य की डिग्री भी लिए हुए हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो भैया आप बताइए कि योगाचार्य का अगर जैसे कि आपने जो डिग्री ली हुई है, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आज ये जो कोरोना काल चल रहा है,
इसमें योग का जो एक कहना चाहिए, अगर हम युवा लोगों की बात करें, क्योंकि हम ये जो बात कर रहे हैं आपसे वो हम चाह रहे हैं कि लोगों को उसका बेनिफिट मिले कि जिस फील्ड से आप निकल कर आए हैं अगर वो उसमें जाना चाहते हैं तो उनको क्या बेनिफिट हो सकता है। तो योग मैंने 2002 में जी ये योग का डिप्लोमा लिया था। 1 वर्षीय डिप्लोमा होता है महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर, जो करौली ग्राम में स्थित है यूनिवर्सिटी, उससे। और 2003 और 4 में मैंने योगाचार्य की डिग्री ली। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैसे आपने कहा अभी कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में योग बिल्कुल अमृत की तरह काम करता है यदि हमें उसकी सही परख समझ है तो। आप प्राणायाम कीजिए, आप योग कीजिए, मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ कोरोना नहीं होगा तो बहुत कम असर में निकल जाएगा। ये तो बीमारी है, ये कोई जादू नहीं है योग कि ये करने से होगा नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन यदि होगा तो उसका उतना असर नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान के अंदर कई लोग डॉक्टर के यहाँ तक नहीं गए, मैंने भी कुछ ऐसे लोग देखे हैं कि जो डॉक्टर के यहाँ तक नहीं गए, उनको कोरोना हुआ, वो घर में ही खुद से ही ठीक हो गए, अपने खुद उपचार कर लिया उन्होंने, खा पी के अपने जड़ी बूटियों से, गर्म मसालों से और काढ़े पी के घर में ठीक हो गए। तो ये सब चीजें ऐसी इसी तरीके से योग है, यदि कोई योग करता है तो वो उसके लिए बहुत लाभदायक है। बड़ी बड़ी जगहों पर ये आपको आर्थिक लाभ भी देते हैं। यदि कोई सीखा हुआ व्यक्ति है तो वो उनको स्टार्ट करे, बहुत अच्छा उसका परिणाम सामने आता है, अच्छा पैसा मिलता है उसमें। इसके अलावा आप अपने भी शरीर का उसमें ख्याल कर पा रहे हैं, आप दूसरे के शरीर को भी ठीक कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है। तो इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। महिलाएं, विशेष रूप से जो महिलाएं सीखी हुई हैं योग या जो ट्रेनिंग दे रही, जगह जगह सेंटर स्थापित करके, चिकित्सा केंद्र स्थापित करके, योग सेंटर स्थापित करके वो इस काम को शुरू कर सकती हैं। यदि कहीं कोई जगह नहीं है तो वो जहाँ रहती हैं अपने घरों में एक रूम, बड़ा सा एक हॉल हो या कमरा हो, खाली नहीं है तो छत पे आप, क्योंकि योग के लिए कोई हमें एयर कंडीशन रूम नहीं चाहिए, खुला वातावरण चाहिए, प्राकृतिक शुद्ध हवा चाहिए। तो यदि कहीं जगह नहीं है तो आप छत पे बैठिए, आप वहाँ पे सिखाइए, लोग सीखने आएंगे, उनको फायदा होगा। मतलब कि जैसे कि आपके कहने का मतलब है कि योग जो है चाहे वो किसी भी रूप में हो, या हम ये चाहें कि हम उसको प्रोफेशनल रूप में सीखें या उसको अपने जीवन में लेकर आए, या हम अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग उसको सीखें कि भाई हमको स्वस्थ रहना है इसलिए हम उसको अपने जीवन में लेकर आए। दोनों ही तरह से हमको किसी न किसी रूप में योग से जुड़े रहना है। और योग वाकई में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह खाने से अच्छा है कि हम योग द्वारा अपने आप को ठीक कर लें। आपने जैसे कि रंगमंच में भी आपने अपना हुनर दिखाया है, आपने कई सारे नाटक में भी आपने अभिनय किया हुआ है। जैसे कि मैं अगर नाम लूँ इप्टा, तो इप्टा में आपने भय प्रकट और कृपाला और आला अफसर, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, आप लोगों में से कई लोग जानते भी होंगे। और इप्टा जो है एक बहुत बड़ा एक संस्था है जिन्होंने कई सारे बॉलीवुड के जो भी हमारे अभिनेता हैं उनको आगे बढ़ाया है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। तो इसमें भी आपने काम किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका गायन में भी बहुत एक रुझान रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं जो बताती हूँ, मतलब मुझे जो अच्छी लगती है आप में, कि आपकी आवाज़ की जो क्वालिटी, एक्चुअली गाना अपने लेवल पे हर कोई गाता है, बट आपकी जो वॉइस है, जो क्वालिटी है, अगर मैं बोलूँगी नहीं, बट आप लोग प्लीज़ अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी वॉइस बाला सुब्रमण्यम से मिलती है या नहीं मिलती है। क्योंकि आप जब भी गाना गाते हैं, माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ छोड़ के इसी फील्ड में जाना चाहिए था। और इस फील्ड में आप आए कैसे? मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इस बात पे आश्चर्य होता है कि आप कैसे आए इस फील्ड में? और अगर आप आए भी तो आपने ऑब्वियसली है कि हर व्यक्ति इसमें सक्सेस नहीं हो पाता है, तो आपने कई सारे उतार-चढ़ाव भी देखे होंगे। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऑब्वियसली जब आप भी कहीं पे पीक टाइम पे पहुँचे होंगे तो आपने सोचा होगा कि यार मैं क्यों नहीं इसमें अपना करियर बना लूँ? तो उसके लिए भी मैं चाहती हूँ कि अगर कई लोग हमारे व्यूअर्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि इसमें हम अपना करियर कैसे बनाएँ, तो उनको भी आप थोड़ा-सा बताइए कि उनको मतलब क्या करना चाहिए? किस लाइन के थ्रू उनको जाना चाहिए? हाँ, आपने ये जो आखिरी प्रश्न किया है जो ही, ये मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। एक्चुअली ये गॉड गिफ्टेड है, इसमें मेरा अपना कुछ योगदान नहीं है, ये सब ईश्वर ने ये गुण दिया। और इसका अपना पहला प्ले जो किया था वो, उसमें मेरी उम्र 4 वर्ष थी। मैंने जो बड़े-बड़े जो प्लेस होते हैं, 3 घंटे का एक प्ले था हमारा, उसको मैंने किया था जब मैं 7th क्लास में था। उसमें मैंने श्री कृष्ण का रोल किया था। और उसमें हमको यदि नाट्य विधा को जो लोग जानते हैं, तो एक नाट्य विधा में एक शैली होती है जिसको हम नौटंकी शैली बोलते हैं। नौटंकी शैली में वो नाटक था, और उसमें हम लोगों को दोहे, चौपाइयाँ, बहरत भी ये नॉन स्टॉप बोलने पड़ते हैं, याद करने पड़ते हैं, बोलने पड़ते हैं। फिर मैं इप्टा से जुड़ा, जो इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन है, इप्टा बहुत रेपुटेड संस्था है ये हम रंगमंच के कलाकारों के लिए। इप्टा में हमने काम किया। तो आपने बताया जो 2 प्ले हमने किए थे, एक भय प्रकट कृपाला और आला अफसर, कि ये कला मरनी नहीं चाहिए, रंगमंच खत्म नहीं होना चाहिए।
छोटे शहरों में रंगमंच खत्म हो चुका है, बड़े बड़े शहरों में आज भी काम हो रहा है, इंदौर में, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, जबलपुर में, ग्वालियर में अपेक्षाकृत थोड़ा कम है, लेकिन इन 3 जगहों पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और यहाँ से बहुत अच्छे स्तर के कलाकार भी निकल के बॉलीवुड में गए हैं, उन्होंने बहुत नाम रोशन किया है हमारे प्रदेश का। जहाँ भी रहूँ मैं इस विधा को जीवित किए रहूँ, लोगों में खुशियाँ बिल्कुल बिखेरते रहें। जी। इसके माध्यम से मतलब एक तरह से कंपटीशन हर जगह पर है, हर क्षेत्र में है, हर सेक्टर में है, मगर एक कहना चाहिए हमको, जिस फील्ड की अभी मैं बात कर रही थी आपसे, रंगमंच वाली, तो ये एक जीवंतता का एक परिचय है कि आप में किस तरह से जीवंतता है और इसको कैसे आप जीवित रख सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को इस चीज़ के काबिल समझते हैं तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं इसमें सक्सेस हो जाएंगे। कि आपकी आवाज़ जो मैंने बताई है कि बाला सुब्रमण्यम से मिलती है, कितने लोग हैं जो मुझे गलत साबित करना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बोलना चाहते हैं कि यार तुमने बिल्कुल सही कहा था। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी आवाज़ कितने % मिलती है या उनसे अच्छी है। तो मैं आपको 2 लाइन एसपी बाला साहब की सुना देता हूँ। जी। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। वाओ! अब मैं क्लैपिंग कर देती हूँ आप लोगों की तरफ से। तो आज हमारा जो एक कहना चाहिए जो मीटिंग थी हमारी अजय भैया से, वो बिल्कुल सार्थक हो गई। स्पेशली गाना तो आपने पूरा माहौल बदल दिया है। और अगर आप लोगों को कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं इससे रिलेटेड, उनके पत्रकारिता से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनसे बात करके उनके आपके सारे कमेंट के जो भी क्वेश्चन है मैं उनके आंसर दे सकूँ। और आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को? हाँ, जो ही बस मेरा यही कहना है, जो भी आपका मन करता है अच्छी चीज़ों के लिए, उन्हें दबाइए मत, खुल के कीजिए। जो भी आपके अंदर टैलेंट है उस पर खुल के काम कीजिए। यदि आपके घर में कोई रोक टोक है, आप उसका सम्मान करें, लेकिन टैलेंट को मरने ना दें। बिल्कुल 100% मानना है कि आपको चमकने से, आपको ऊपर आने से कोई नहीं रोक सकता, यदि आपकी हॉबी आपका जॉब हुई तो। ये बात हमेशा ध्यान रखें। चलिए, और इसी के साथ में मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, प्यार बांटिएगा और खुश रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा। चलिए, बाय बाय।